नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी सन 1863 में। सन 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है लखनऊ में। पहले पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो वो प्रयागराज में था, लेकिन अब जो है वो मुख्यालय में शिफ्ट हो गया है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि संसद के कुल कितने अंग है? तो देखिए, संसद के कुल 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। जबकि संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है? 2 सदन होते हैं। कौन-कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि संसद में कुल कितने अंग हैं, तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगर क्वेश्चन पूछे कि संसद के कुल कितने सदन हैं, तो आपको आंसर देना है कि 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगला आपका क्वेश्चन है कि एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। और भारत में इस समय कितने एम्स है? तो भारत में इस समय लगभग 22 एम्स है, ठीक है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि जननायक की संज्ञा किसे दी गई है? देखिए, जननायक की संज्ञा दी गई है कर्पूरी ठाकुर को। जी हाँ दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर, जो कि तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर यानी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और वर्तमान में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की है। और साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर दोनों को एक साथ जो है भारत रत्न भारत सरकार दे रही है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हमारे इतिहास से कई बार इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है? 13 अप्रैल 1919 को जो पंजाब प्रांत है, तो वहाँ पे एक जलियांवाला जो बाग था, वहीं पे ये हत्याकांड हुआ था और अभी भी वहाँ पे जलियांवाला बाग है। और 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। उस दिन जो था लोग बैसाखी मना रहे थे, तो उसी दिन जो बैसाखी के दिन यह घटना घटित हुई थी। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग जाएँगे तो आपको पुलिस रैंक से संबंधित फुल फॉर्म मिलेंगे। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि एसीपी का फुल फॉर्म बताइए, सीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है 9 राज्य के, ठीक है? 9 राज्य। और 9 राज्य कौन है? तो 9 राज्य है दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, ठीक है? तो कुल मिला के कितने राज्य? तो 9 राज्य को जो है उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है, 9 राज्य को। और साथ ही साथ नेपाल को भी छूती है, ठीक है? तो भारत जो उत्तर प्रदेश सीमा है, वह 9 राज्य और 1 देश को भी स्पर्श करती है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि डब्ल्यूसीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डब्ल्यूसीईपी का फुल फॉर्म होता है विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है। अभी जो भारत में चुनाव प्रक्रिया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारे देश को कुछ नहीं फायदा हो रहा है। ना ही लोग अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है और ना ही अपना जो है मतलब जो उम्मीदवार है उनको चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया। हमें डब्ल्यूसीपी पे पूरा फोकस करना चाहिए। आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपना 5-10 मिनट निकाल कर ज़रूर इसे देखिए, क्योंकि नौकरी ही देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। नौकरी आपके स्वयं की भलाई कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए जो कुछ करना है, तो कुछ उस देश के लिए भी बहुत कुछ करना है, तो डब्ल्यूसीपी को ज़रूर समझिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि ओज़ोन की परत किस रसायन से नष्ट हो रही है? तो दोस्तों, जो ओजोन परत है, ये सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जो रसायन हमारे वायुमंडल में निकल रहे हैं, तो इससे जो है ओजोन परत को काफ़ी क्षति हो रही है। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये स्पेशली जो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ चल रही हैं, उनसे ज़्यादा ये निकल रहा है। इस वजह से ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा क्षति हो रही है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला किस जोन के अंतर्गत आता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में कई सारे आंसर जो है छिपे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का जौनपुर जो जिला है, वो वाराणसी जोन के अंतर्गत आता है। दोस्तों,
ये जो नीचे आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, ये हमारे चैनल पे उपलब्ध आपका पुलिस से संबंधित एक वीडियो है। इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका पुलिस जो है पुलिस के बारे में नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है 8 ज़ोन और 18 रेंज में बाँटा गया है। तो 8 ज़ोन में 1 वाराणसी ज़ोन भी है और वाराणसी ज़ोन के अंतर्गत ही जौनपुर ज़िला आता है। वाराणसी ज़ोन के अंतर्गत जो है वाराणसी रेंज है और वाराणसी रेंज में जो है जौनपुर, बनारस, चंदौली और गाज़ीपुर ज़िले 4 ज़िले आते हैं। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो पे पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि मदुरै नामक जगह भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, ये आपका भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, भारत के जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। तो मदुरै नामक जो जगह है वह है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है? तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे मदुरै नामक एक ज़िला है और वो जो हमारे इस समय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, तो वो मदुरै डिस्ट्रिक्ट से ही बिलॉन्ग करती हैं। तो निर्मला सीतारमण कहाँ के हैं? तो वो मदुरै डिस्ट्रिक्ट है और मदुरै डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है यानी मदुरै ज़िला कहाँ पे है? तो ये भारत का जो दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, तो मदुरै नामक ज़िला जो है तमिलनाडु राज्य में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बिनु सत्संग विवेक न होय, कर्म कृपा बिनु सुलभ न सोय में कर्म शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों, ये स्पेशली एक चौपाई है, रामचरितमानस की चौपाई है और अब ऐसे ही हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास भी हो जाता है, साथ ही साथ इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कर्म शब्द का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है? कर्म शब्द का पर्यायवाची, तो इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक चौपाई दे रहा है, साथ ही साथ उसमें दे रहा है कि इस शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो देखिए, कर्म शब्द का पर्यायवाची होता है आपका कर्तव्य, ठीक है? कर्म शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वो कर्तव्य हो जाता है। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि रामलला की प्रतिमा की ऊँचाई कितनी है? तो रामलला की प्रतिमा की ऊँचाई जो है वह 4 फुट 24 इंच है, ठीक है? जो रामलला की प्रतिमा की ऊँचाई है वो है 4 फुट 24 इंच। दोस्तों, ये जो ऊँचाई है ये केवल मूर्ति की ऊँचाई है। अगर बात की जाए कि मूर्ति जिस आधारशिला पे रखी गई है तो उसको लेकर पूरा ऊँचाई कितना है? तो उसको लेकर आपकी पूरी ऊँचाई जो है 8 फुट हो जाती है, ठीक है? 8 फुट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको जो है राम मंदिर से या फिर रामलला से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अपने एग्जाम के लिए क्लियर रखने हैं, पूरे क्वेश्चन क्लियर रखने हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके ज़रूर पेपर में आएँगे, क्योंकि अभी ये जो मुद्दा है, अभी ये जो मैटर है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाएँगे तो पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। जैसे कि रामलला के मूर्तिकार कौन है, श्री राम मंदिर किस नदी के किनारे है, इसके वास्तुकार कौन है यानी मंदिर के वास्तुकार कौन है, मंदिर की स्थापना कब हुई, इसका जो है कैसा विवाद रहा है बाबरी मस्जिद से, तमाम चीज़ें जो है उस पे क्लियर हो जाएँगी आपके। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका एक भी जो क्वेश्चन है वो मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर एसआई या एएसआई किसी भी अगर उत्तर प्रदेश के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली आपको ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दोस्तों, अगर आपने देखा हो कि कहीं पे जब पुलिस का स्टिकर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो स्टिकर लगा रहता है तो उसके नीचे ये शब्द जो है, ये जो लाइन है वो ज़रूर लिखी रहती है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य कहिए या फिर लोगो कहिए, सॉरी लोगो नहीं, ये आपका नारा कहा जा सकता है या फिर ध्येय वाक्य कहा जा सकता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा वायु की जो चाल है वो किस द्रव में होती है, किस द्रव्य में होती है? तो वो होता है ठोस में, ठीक है? देखिए, जो द्रव्य के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जो सबसे ठोस अवस्था में जो है वायु की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है, द्रव अवस्था में थोड़ी-सी उससे धीमी हो जाती है, जबकि गैसीय अवस्था यानी कि वायु में वह जो है वायु की चाल सबसे कम होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि महाभारत का रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता है महर्षि वेद व्यास। जबकि रामायण का रचयिता कौन यानी कि संस्कृत रामायण के रचयिता कौन है? तो वह है महर्षि वाल्मीकि। और रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों, ये आपका करंट से क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो इनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्र, ठीक है? और जो मुख्य सचिव होता है वो आपके प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश का कौन होता है? तो होता है मुख्य सचिव। जबकि सेंटर में यानी पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है कैबिनेट सचिव, ठीक है? कैबिनेट सचिव।
अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो देखिए हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और हमने जो है अभी 74वां गणतंत्र दिवस भी मना लिया, लेकिन हमें इस संविधान से और इससे अधूरे लोकतंत्र से मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ना हमारा जो है शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में सही हो पाया, ना रोजगार की व्यवस्था सही हो पाया, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो पाया, ना न्याय व्यवस्था सही हो पाया। तो आखिर हमें मिला क्या? ऐसे संविधान और लोकतंत्र से हमें मिला क्या? जनता को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। केवल मुट्ठी भर लोगों को बहुत कुछ मिल गया, लेकिन बाकी जो भारत की जनता वो जस की तसी रह गई, बल्कि उससे भी उनकी ज़िंदगी जो है वह जीवन शैली जो है वो गलत दिशा में चली गई। तो हमें ऐसे और संविधान ऐसे और लोकतंत्र की जो है परिवर्तन करना चाहिए। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप लोग WCEP को ज़रूर देखें और उसे समझें, ताकि हमारी जो है जीवन सुधरे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा जीवन मिले। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो थल सेना का पूर्वी कमान है विशाखापत्तनम, ठीक है? जल सेना का पूर्वी कमान इसमें पूछा है, तो जल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो वो है विशाखापत्तनम। जबकि पश्चिमी कमान इसका कहाँ होता है? तो ये आपका मुंबई में पड़ता है, ठीक है? और आप दक्षिणी कमान कहाँ है? तो ये केरल में कोचीन है, वहाँ पे इसका दक्षिणी कमान का है। तो जल सेना के 3 कमान बाँटे गए हैं, एक है पूर्वी जो कि विशाखापत्तनम में है, पश्चिमी जो है मुंबई में है और दक्षिणी है ये आपका कोचीन में है, ठीक है? अगला आपका जो क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो चित्रकूट जिले के राजापुर गाँव में, ठीक है? चित्रकूट जिले का राजापुर गाँव है, तो वहीं पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। राजापुर अब तहसील हो गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की न्याय व्यवस्था वकीलों के लिए स्वर्ग है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत की न्याय व्यवस्था है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो यह बात जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था वकीलों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र का अनुभव होता है उसे पता चल जाता है कि वाक़ई में इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए संविधान बने 1950 में संविधान लागू हुआ, 74 साल हो गया, यानी 74 साल तक हम लोग संविधान को देख रहे हैं। लेकिन एक बार उस पे जो है विचार-विमर्श भी करना चाहिए कि इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे हमारे देश को, देश के नागरिकों को फ़ायदा क्या? जब इससे देश को कुछ फ़ायदा ही नहीं है, नागरिकों को कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सही बात कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था वकीलों के लिए स्वर्ग है। यहाँ पे न्याय के लिए जो है लोग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जो है जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? तो बस उनको तारीख मिलते हैं, बाकी उनको न्याय नहीं मिलता है। फैसला मिल जाता है, लेकिन फैसला जो होता है न्याय नहीं होता है। फैसला और न्याय में काफ़ी अंतर होता है। तो भारत की न्याय व्यवस्था बहुत ही घटिया है, ठीक है? तो न्याय व्यवस्था बहुत ही भारत की घटिया है, इसे हमें सुधारना चाहिए। अगला आप लोग का क्वेश्चन है कि एमपी लैड के तहत सांसदों को प्रति वर्ष कितना धन मिलता है? दोस्तों एमपी लैड जो है इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है? लोकल एरिया डेवलपमेंट, यानी कि जो संसद होते हैं तो संसद का जो स्थानीय जो एरिया होता है, तो उसके विकास के लिए हर जितने भी सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा से हो या फिर जो है लोकसभा से हो, दोनों को जो है 5 करोड़ रुपया हर वर्ष मिलता है। हर वर्ष 5 करोड़ रुपया मिलता है कि वो अपने स्थानीय जो उनका क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, उसका विकास कर सके। लेकिन कहाँ बहुत से सांसद तो जो है अपना वो जो एमपी लैड फंड है उसमें से धन इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, वापस जो है सरकार ले लेती है। जबकि 5 करोड़ रुपए से उन्हें चाहिए कि जो उनका संसदीय क्षेत्र है उसमें हैंडपंप करवा दे, उसमें जो है लोगों को, मतलब लोगों को तमाम सुविधाएँ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करते, क्योंकि ये लोग केवल अपना झोली भरते रहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, और मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जो एमपी लैड के तहत जो है सांसदों को 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ठीक उसी तरह से जो है राज्य के जो विधानसभा में जो विधायक होते हैं, तो उनको भी जो है सरकार जो विधानसभा के जो राज्य सरकार है वो पैसा देती है प्रति वर्ष अपने जो है क्षेत्र के विकास के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में पहले जो था कि जो उत्तर प्रदेश के विधायक थे, इनको उत्तर प्रदेश सरकार प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी की जब से सरकार बनी है, तो प्रत्येक विधायक को सांसद के बराबर ही 5 करोड़ रुपए 1 वर्ष में दिए जाते हैं अपना विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए। लेकिन अफ़सोस कि ये लोग उतना खर्च ही नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये जनता से इनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए आपके 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है? 20 क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए, और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डीसीपी और डीएसपी में कौन बड़ा होता है? मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।